हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी और सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज अपन यहां पे कंप्लीट क्वांट सॉल्यूशन करने वाले हैं सारे 25 सवालों का 11 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का। दो शिफ्ट के ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और आपको वीडियो सेक्शन में भी स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका ऑली बोर्ड जो कि बैंक के लिए फेमस है, सबको पता है। एसबीआई पीओ के लिए लेकर के आया फाउंडेशन बैच जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होने वाला है। ये आपका पूरा फाउंडेशन कोर्स रहेगा जो कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा एसबीआई पीओ की। और ये आपका इंक्लूडेड है सुपर एलीट में, बैंकिंग सुपर एलीट में। बैंकिंग सुपर एलीट ऑली बोर्ड का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारे बैंकिंग एग्जाम्स के कोर्स एक्सेस साथ में आपको मॉक्स मिल जाते हैं। सारे बैंक एग्जाम के, जिन भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जितने टाइम तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा उतने टाइम तक जितने भी न्यू कोर्सेज लॉन्च होंगे उन सभी का भी एक्सेस आपको मिलेगा। तो ये आप अगर सौरभ कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये डिस्काउंट और आपका 5% बढ़ के 45% आपका हो जाएगा। और यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं क्या सारी चीजें एसबीआई पीओ में आपको मिलने वाली हैं। साइंस बाई सौरभ सर ये टेलीग्राम ग्रुप है जो कि मिलेगा मैथ्स एंड साइंस बाई सौरभ सर के नाम से। जब आप साइंस बाई सौरभ सर सर्च करेंगे तो मैथ्स एंड साइंस बाई सौरभ सर करके आपको वहां पे दिखेगा ये ग्रुप। इसको ज्वाइन कर लें। इसी ग्रुप में सारी इन क्लासेस की पीडीएफ आ रही है। जितने भी सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी। ऑली बोर्ड एसएससी ऑली बोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जहां को पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑली बोर्ड से कनेक्ट रहने के लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं और शिफ्ट थर्ड का आज अपन यहाँ पे पहला सवाल अपने सामने देखते हैं। सवाल आप आराम से पढ़िए और सवाल का आंसर करने की आप कोशिश करिए, ठीक है। तो पहला सवाल सभी के स्क्रीन पे ये रहा और पढ़ेंगे। पहला सवाल आपका क्या है? तो द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ अ सॉल्ट इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर फॉर रुपीज 272। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द सॉल्ट पर केजी इज। बोला है कि अगर 15% की कीमत में गिरावट आती है किसी भी नमक की कीमत पे, तो 272 रुपए में एक व्यक्ति 2 किलो अधिक नमक खरीदने में सक्षम है। तो नमक की घटी हुई कीमत बताइए। सिंपल सी बात है। 15% का क्या मतलब होता है? 3/20। यानी कि अगर कीमत पहले 20 रही होगी या 20x रही होगी तो अब कितनी हो जाएगी? 17x हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि पहले कोई भी व्यक्ति 272 रुपए में, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे अगर 17x के हिसाब से अगर कोई चीज खरीदे और 272 रुपीज में कोई चीज 20x के रेट से खरीदे तो यहाँ पे उसको जो 2 kg एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। 2 kg यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 17 से काटेंगे ये 16 बार कटेगा। 17 से काटेंगे ये 16 बार कटेगा। 17 1 जा 17, 17 6 जा 102। और अगर आप इसको काटेंगे 20 से तो ये कितने बार जाएगा? 20 1 जा 20, 23 जा 60 और ये आपका जाएगा 26 जा 120। 13.6 बार ये आपका जाएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16x माइनस 13.6x और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। अगर आप यहाँ से x कॉमन लेंगे और तो आप अगर x कॉमन लेकर के x हर जगह से अगर काट दें तो यहाँ आएगा 2.4 इक्वल टू 2x। x की वैल्यू आ जाएगी 1.2 के बराबर। आपको पूछा है नई वाली कीमत, यानी यहाँ पे अगर आप 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 17 दूनी 34 और 20.4 रुपीज आपका आ जाएगा। यानी कि जो नई वाली कीमत है वो कितनी रही होगी? 20.4 रुपीज आपकी रही होगी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बोला है इन अ ट्रायंगल ए बी सी बी एंड ई आर ऑन टू साइड बी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए सी एंड ए डी। बोला है एक ट्रायंगल है आपका। एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। एक ट्रायंगल बोला है आपका कौन सा? ए बी और सी, ठीक है। ये ट्रायंगल है आपका ए सी डी। बोला है कि ए सी और ए डी पे, ए सी और ए डी पे दो पॉइंट है ना? कौन कौन से? बी पॉइंट एंड डी पॉइंट। और बोला है कि बी ई इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर ये दिया है। और आपका यहाँ पे बी और ई पॉइंट है। बीई की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर की है। ए बी की लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड ई डी की लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछा है एई और बीसी की लंबाई कितनी होगी। सिंपल सा सवाल था, आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा? 5/x+5 ए बी अपॉन ए सी, ये बीई अपॉन सी डी के बराबर हो जाएगा। यानी 6/9 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 45 बराबर
6x माइनस 30, यहाँ से आपका जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 75/6, यानी कि आंसर जो आपका आना चाहिए, एक सेकेंड, ये 30 रहेगा ना, तो ये 15 हो जाएगा, माफ करिएगा, ये 30 प्लस में है, तो ये आपका 75 की जगह 15 हो जाएगा और ये आएगा 2.5। यानी कि आपका जो BC है, BC लास्ट में पूछा है तो एक ही ऑप्शन में 2.5 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या है, x इज व्हाट, BC, एंड BC एक ही ऑप्शन में लास्ट में दिया है 2.5। क्लियर है। ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ए ऑप्शन में 2.5 ए ही की लेंथ है, ना कि BC की लेंथ है। ठीक है, तो सिंपल सा आप सिमिलैरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर अगला सवाल, सेक ए आपका दिया हुआ था वहां पे 17/8 के बराबर। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा क्या, कॉस ए आपका 8/17 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएं, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो ये 8 होगा और ये 17 बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो है वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 15। 34 साइन ए कितना हो जाएगा, 15/17। यहाँ पे आपका कॉट ए कितना हो जाएगा, 17/15। ठीक है, कॉट एक सॉरी 8/15 होगा, है ना, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या बेस अपॉन हाइट आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो यानी कि 8/15 आएगा। 68 कॉस ए हो जाएगा 8/17 एंड 16 tan ए हो जाएगा 15/8। ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा। अगर आप काटेंगे तो 17 से ये 2 बार कटेगा, 15 कटेगा, ऊपर आएगा 38, नीचे अगर काटेंगे तो 17 चौको 68 और ये 8 दूनी 16, 32 में से 30 गया, कितना बचेगा, 2, आंसर आ जाएगा आपका 19 के बराबर। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 19 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो जो आपसे पूछा गया था उसका आपका आंसर आ जाएगा 19। अगले सवाल में बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है फोर्थ क्वेश्चन, बड़ा आसान सा सवाल है। 1800 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उनके परफॉर्मेंस दी हुई है कि कितने परसेंट स्टूडेंट कितने परसेंट मार्क्स ला रहे हैं। बोला है इन विच टू ग्रेड्स टेकन टुगेदर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट 54 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स बी एंड डी टेकन टुगेदर। तो अगर बी को लें तो बी में 27% है और ई में 8% है, यानी 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बी एंड ई ग्रेड वाले हैं। अगर मैं 1800 का 35% निकालूं तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा आपका, 18 5 40। वैसे ये भी करने की जरूरत नहीं है, केवल यही तो पूछा है ना कि कितना कितना कौन से ग्रुप के स्टूडेंट 54 लेस हैं। तो आप देखो 54 1800 का कितना परसेंट है, 18 इंटू 3 कितना होता है 54, यानी कि 3% आपका 54 है। यानी कि अगर बी एंड ई का टोटल 35% है तो आप इन चारों में से देखो कौन से ग्रुप का जो सम है वो 11% के बराबर आता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका कौन सा बना रहा है यहाँ पे 33%, कौन सा यहाँ सॉरी 32% यहाँ पे कौन बना रहा है, देखो जरा 24 और 8, सी एंड डी वाला ऑप्शन आपका बना रहा है। देखो 24 और 8 अगर आप जोड़ोगे, है ना, 24 और 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 32%, और यहाँ पे कितने की गिरावट है, 3% की यहाँ पे गिरावट है, और 3% ही 54 के बराबर है। तो जो आपका ग्रुप होगा सी एंड ई वाले स्टूडेंट का होगा, सी ग्रेड और ई ग्रेड पाने वाले स्टूडेंट का होगा, जो कि आपका 54 लेस वहां पे स्टूडेंट हो जाएंगे। क्लियर है, आसान सा है, बस आप ऑप्शन से करो, सवालों को ऑप्शन से करो और अपने तरीके से करने की कोशिश करो, थोड़ा सा वहां पे नए तरीके से सवालों के आंसर जल्दी आ जाएंगे। फिर जैसे ये अगला सवाल है, इसको सिंपल सा सॉल्व कर लो, कितना आएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 3 दूनी 5 एक 6/2 आएगा, यहाँ से 15 एक 16/3 आ जाएगा। डिवाइड को चेंज कर दो इनटू में, तो ये वाला रेसिप्रोकल होके लिखना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 4/3, इसको लिख दो 3/4, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है ना, तो उसके बाद वाली संख्या को उल्टी करके लिख दो। 5 सही 1/4, 5 चौक 20 21/4 हो गया, ये -11/2 है। नीचे में कितना आएगा, वही चीज 3/2 गुणे आपका 5/3, और यहाँ पे आएगा 6 दूनी 12 एक 13/2। यहाँ पे डिवाइड है तो फिर से डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, तो 7 हो जाएगा 1/7 एंड 2। अब देखो यहाँ पे 4 से ये 16 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे ऊपर में क्या आया 21, 6/2 -11/2 कितना आएगा, 6/2 नहीं सॉरी 5/2 -11/2 कितना आएगा, यहाँ पे -3 के बराबर। नीचे क्या आएगा, 3 से 3 कट गया, 5/2 -13/2 कितना आ जाएगा, 5/2 -13/2 -4 के बराबर, नीचे आएगा 2/7। अब अगर देखो यहाँ पे तो ये आएगा 18 गुणे 2 बटे -28, यानी -36/28, जिसको आप लिख सकते हो -18/14, क्या लिख सकते हो
-18/, नहीं -19/14 ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपका कितना आएगा? 19 आएगा ना। नहीं 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 नहीं, कुछ गलती किए हैं, कुछ गलती किए हैं। 3 दूनी 5, 1 6, 5 दूनी 10, 1 11। यहाँ पे 3 दूनी, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने गलती करी ना। 3 दूनी 6, 1 7/2, तो ये आएगा तुम्हारा -2 के बराबर। तो ये आएगा तुम्हारा 19 के बराबर। कितना आएगा ये? 19 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो गई थी, इसको सुधार लेते हैं। ये आपका आएगा कितना? 19 इंटू 2, 2 से इसको काटो, ये 14 बार जाएगा। -19/14 आंसर हो जाएगा, या -1 राइट 5/14 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सवाल आसान सा था, आप कर सकते थे अपने तरीके से, सवाल आसानी से हो जाता। अगला सवाल है 6th क्वेश्चन। देखो यहाँ पे x की वैल्यू दी है 4 + √15। तो यहाँ से एक बात जानो कि अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इनके अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 के बराबर है, तो जो 1/x होगा वो इसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो जाएगा। 1/x हो जाएगा 4 माइनस √15। तो यहाँ से x + 1/x आप निकाल लोगे, 4 4 8 आ जाएगा। और अब आपको निकालना है x² + 1/x², कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर -2, यानी 62 आपका करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, बोला है कि ए बोट मैन कैन रो हिज बोट इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 9 km/h। तो बोट की स्पीड दी हुई है 9 km/h की। फिर बोला ही कैन ऑल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी B+W, एंड 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी बोट से वाटर की स्पीड घटा दो, इन 9 आवर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो, तो यहाँ पे आपको इतना तो पता है कि बोट की स्पीड 9 है, तो ये 9 + W, और बोट की स्पीड यहाँ पे भी 9 होगी, तो 9 - W बराबर 9। यहाँ से वाटर की स्पीड निकालनी है, आप वाटर की स्पीड वैल्यू पुटिंग से निकाल लो। आप देखो 44 किससे कटेगा? 11 से, तो मैं W को 2 मान लेता हूँ। तो यहाँ से कितना आएगा? W को 2 मानूंगा तो 4 आवर, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आवर। 9 - 2 7, 7 5 जा 35, और ये देखो सेटिस्फाई कर रहा 9 आवर्स को, ये सेटिस्फाई कर रहा 9 आवर्स को, यानी बोट की स्पीड कितनी हो गई? W। अब बोला है 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कितना समय लगेगा? 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा? 3 + 4, यानी कि 7 आवर्स का यहाँ पे आपको समय लगेगा। कितना लगेगा? 7 आवर्स का समय यहाँ पे लगेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ P इज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 8 and 20। अगर P थर्ड प्रपोर्शन है 8 and 20 का, तो ये कितना हो जाएगा? 20² 8। कितना हो जाएगा? 20² 8, यानी 50 के बराबर। एंड जो Q है ये फोर्थ प्रपोर्शन है 3 5 and 24 का, यानी 3/5/24 इंटू Q। यहाँ से Q फोर्थ प्रपोर्शन कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3 8 जा 24, 8 5 जा 40। तो Q आ गया 40, P आ गया 50। 2P + Q पूछा है, कितना हो जाएगा? 140, क्योंकि 2P आपका हो जाएगा 100 के बराबर, और यहाँ से Q आ गया तुम्हारा 40 के बराबर। इनका जो सम है वही आपसे पूछा है, कितना हो जाएगा? 140 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा सवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। सारे ये अपन शिफ्ट थर्ड के सवाल कर रहे हैं, माफ करिएगा, ऊपर अगर शिफ्ट 2 लिखा हुआ है उसको सुधार लेंगे। ठीक है, उसको अपन सुधार लेंगे, वो आपका सबका शिफ्ट 3 लिखा हुआ है। ठीक है, वो शिफ्ट 3 है, ना कि शिफ्ट 2 है। मैं माफ करिए, यहाँ पे ऊपर में चेंज करना भूल गया। अगर किसी को भी डाउट हो रहा हो कि ये सेकंड शिफ्ट के सवाल हैं कि थर्ड शिफ्ट के, तो ये सारे आपके जो हैं थर्ड शिफ्ट के सवाल हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करे दे रहा हूँ, तो जल्दी से सभी को थर्ड शिफ्ट वहाँ पे विजिबल होने लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें तो देखते हैं अगला सवाल जो है आपका। अगला सवाल क्या है कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। एक पर्सन ने एक आर्टिकल को कितने लॉस में बेचा? 18%, यानी कि कितने में बेचा? 82 में बेचा। फिर बोला कि अगर वो 960 रुपीज मोर में अगर बेचा होता तो उसे 12% का प्रॉफिट होता, यानी 112 हो जाता। भाई पहले लॉस में बेचा 18% के, फिर अगर उसने 960 में बेचा होता तो उसको 12% का प्रॉफिट होता, यानी 82 से 112 कितने का डिफरेंस है? 30, और 30 का डिफरेंस 960 रुपीज के बराबर दिया है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा? 32 रुपीज का 1 यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 3200। और अगर उसको अब 3840 में सेल कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 640 में। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 640 का। कितने में हो रहा है? 3200 में।
तो कितने परसेंट यहाँ पे प्रॉफिट है, 20% का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 32 से ये 2 बार कटेगा, तो कितना आएगा, 20% का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा अगर उसे 3840 रुपीज में सेल किया जाता है तो। फिर अगला सवाल है 10th क्वेश्चन, बड़ा आसान सा सवाल है। बोला है अ काइट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, एक काइट है जो कि स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये तुम्हारी यहाँ पे काइट है, ठीक है। बोला है कि हाइट की काइट 90 मीटर की है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना रही है काइट, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। यहाँ से डायरेक्ट मेरे को आ गया आंसर 180 मीटर, क्योंकि आपको पता है कि 1 आपका √3 एंड 2 का रेशियो चलता है अगर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बनता है तो, ठीक है। 30, 60 और 90 में 1 √3 और 2 का रेशियो चलता है, तो अगर 1 90 मीटर है तो 2 180 मीटर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सभी को क्लियर है। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे बढ़ जाएं। चलिए अगला सवाल पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। पहले आप अगर वीडियो फास्ट चल रही हो आपके लिए थोड़ी, तो यहाँ पे आप एक काम करना ना, थोड़ा वीडियो को पॉज करके फिर अपना सवाल आराम से पढ़ा करो, है ना। फिर इसके बाद जब सवाल आप पढ़ लोगे रोक करके वीडियो को, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आता रहेगा और आप फटाफट मेरे साथ चलते रहोगे। मैं तो बस इसीलिए करा रहा आपको, और जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ सवाल पेपर में ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं एकदम स्पीड से, है ना, बिना रुके हमें एकदम पेपर में स्पीड से सवाल सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बोला इन ट्रायंगल एल एम एन, एक ट्रायंगल है आपका एल एम और एन, ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। एल आपका एल एम एन ट्रायंगल है ना, तो ऐसे बना लेते हैं ना, आसान सा हो जाएगा। ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा एन, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। फिर बोला एल और एन का एंगल बाइसेक्टर, एल और एन, एंगल एल और एन का जो एंगल बाइसेक्टर है वो यहाँ पे कितने का बना रहा है, मान लेते हैं ओ, ये 112 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है एंगल एम आपका कितना होगा। तो आपको भी पता है, आपको भी ये पता है कि एंगल एन ओ एल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाता है 90 डिग्री प्लस एंगल एम बाई 2, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे लगेगी। तो ये 112 डिग्री है, ये 90 डिग्री है प्लस एंगल एम बाई 2, यहाँ पे कितना आएगा 44 डिग्री तुम्हारा आ जाएगा एंगल एम। कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 44 डिग्री तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सभी को क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल है ए कैन फिनिश अ वर्क इन 48 डेज, ए किसी काम को 48 दिन में कर सकता है। बी कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 240, 48 5 जा 240, 64 जा 240, यानी ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 5 और 4 की। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज देन ए गोज अवे, दोनों ने मिल करके 12 दिनों तक काम किया और टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी है 9, तो इन्होंने कितना काम किया होगा 108। तो इन्होंने 12 डेज में दोनों ने मिलके 108 काम किया, काम बचा कितना 132। अब सवाल में बोला है कि इन हाउ मच टाइम विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। बी जो रिमेनिंग वर्क है, यही आपका रिमेनिंग वर्क है, इसका 25% यानी 1/4 काम कितने दिन में कर देगा, यानी 33 वर्क बी 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा। तो 4 8 जा 32 यानी कि 8 डेज एंड 1/4 डेज, 1/4 डेज किसके बराबर होता है 8 डेज और आपका 6 आवर्स के बराबर, है ना। 1/4 डे कितना होता है 6 आवर्स के बराबर, 6 चौको 24 और 24 घंटा एक दिन होता है। तो 8 डेज 1/4 डेज कितना हो जाएगा 8 डेज 6 आवर्स के बराबर। फिर अगला सवाल है आप सभी के सामने, वहां पे कुछ नंबर्स दिए हैं और उनका एवरेज दिया हुआ है। ऐसे सवालों में आपको वहां पे एवरेज से अगर आप करना चाहोगे तो एवरेज से ही आपको सिंपल तरीका लगाना है। यहाँ पे देखो इनका 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 और इनका एवरेज आपको 55 दिया है, सबको जोड़ो 52 71 43 और 22 को यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे तो 5 4 9 5 95 और यहाँ पे 71 7 2 9 93 93, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 95 और 93 तुम्हारा कितना होता है 188 के बराबर। और ए प्लस बी किसके बराबर होगा 55, 55 और 7 का गुणा कर दो, 55 और यहाँ पे तुम सॉरी 6 संख्याएं है ना, 6 संख्याएं हैं तो ये आ जाएगा 56 30, 56 30। यहाँ से ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी तुम्हारा जो आ गया ये आ गया कितना 142 के बराबर। इसी तरह से कुछ और संख्याएं दी हैं 42 45 49 51 42 सी एंड डी, इनका एवरेज 53 के बराबर है। 42 45 हो गया 87 और ये हो गया 100 तो 187 और 189 और 4 कितना हो गया 189 और
4 तुम्हारा हो गया 229 है ना, और सी और डी उसमें जोड़ दो, तो ये तुम्हारा एवरेज कितने का आता है यहाँ पे, 3 2 2 4 2 6 7 संख्याएं हैं और एवरेज 53 है, यानी कि 7 त्रिक 21, 7 पाना 35, 2 37, ये हो गया इनका टोटल वैल्यू। यहाँ से सी प्लस डी कितना आ जाएगा, यहाँ से सी प्लस डी भी तुम्हारा 142 आ रहा। ठीक है, तो इनका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, अगर ए प्लस बी और सी प्लस, देखो अब यहीं पे गलती मत कर देना, ये मत सोच लेना कि ए प्लस बी 142 है और सी प्लस डी 142 है तो एवरेज भी 142 होगा, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि अब यहाँ पे जब सारी संख्याओं को जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चार संख्याओं का एवरेज पूछा है ना, तो चार संख्याओं के एवरेज में इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 142 प्लस 142 बटे 4, यानी कि तुम्हारा एवरेज जो आएगा ना वो 71 के बराबर आएगा, 142 का आधा आएगा एवरेज तुम्हारा, किसके बराबर, 71 के बराबर आएगा। फिर है अगला सवाल कि इफ द 7 डिजिट नंबर, ये देखो ये वाला सवाल भी अच्छा सवाल आया था, पेपर काफी बढ़िया आया था, ये जो थर्ड शिफ्ट थी ये टफ शिफ्ट थी, काफी अच्छा पेपर आया था। बोला था 7 डिजिट नंबर दिया हुआ है तुम्हारा x8942y4 इज अ डिविजिबल बाई 56, ये किससे डिविजिबल है, 56, यानी 8 एंड 7 से भी डिविजिबल है। आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई, जहां पे एक्स और वाई प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये बताओ अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है, यानी 2y4 जो है ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। मेरे को देख रहा है कि यहाँ पे 9 तो आएगा नहीं, 9 तो आ नहीं सकता, 8 आएगा क्या, 8 त्रिक 24 और 44 नहीं कटता, 7 आएगा क्या, 8 त्रिक 24 34 नहीं कटता, यानी y की वैल्यू 6 आ सकती है। 6 रखोगे तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, बिल्कुल 6 आपका यहाँ पे y की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, y की यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अब देखो y की वैल्यू तो मिल गई, तुम्हें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6 आपको फाइंड करना है। ये जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 की है, यानी कि यहां से अगर मैं 6 घटा दूं तो x एक आपको नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 70 लूं इसको तो x की वैल्यू 8 मिल जाएगी, क्योंकि 70 में 6 घटाओगे आएगा 64, 64 x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अगर 64 है तो x 8 हो जाएगा। 44 देगा क्या कुछ, 44 में 6 घटाओगे 38, नहीं कुछ नहीं देगा। 55 में अगर 6 घटाएंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 33 में 6 घटाएंगे 27, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि x नेचुरल नंबर नहीं आएगा। यानी x की वैल्यू 7 पॉसिबल है, x की वैल्यू 8 भी पॉसिबल है, ए और बी ऑप्शन में। अच्छा, तो आप काम करो, एक आप पहले यहाँ पे x की वैल्यू को 7 मान के रख के डिवाइड कर लो, 7 8 9 4 2 6 4। अब ये नंबर है, इसको एक बार ट्राई कर लो डिवाइड करके, किससे, 7 से, देखो क्या 7 से कट रहा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 बचा, 7 8 56, 7 7 49, 5 बचा, 7 7 49, 3 बचा, 7 पाना 35 और 7 दूनी 14, बिल्कुल ये कट रहा है, यानी आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने x की वैल्यू 7 रख के देखी और x की वैल्यू 7 रखते ही ये 7 से डिविजिबल है, यानी कि आपका ये जो आंसर होगा बी ऑप्शन। अगर 8 रखोगे तो फिर वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे 7 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करने मत जाना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करोगे तो, है ना, सवाल आपका फिर टाइम से नहीं सॉल्व हो पाएगा। अगला सवाल है, अ 35 सेंटीमीटर हाई बकेट इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम, एक आपका बकेट है जो कि फ्रस्टम के फॉर्म का है और जिसकी हाइट दी हुई है तुम्हारी कितनी, फ्रस्टम के आकार का है 35, और इसका स्मॉलर रेडियस दी है 12 और बिगर रेडियस दी है 18। बोला है इसमें पानी भरा हुआ है, इसको अगर हम किसी सिलेंडर में खाली कर दें, अगर हम इसको किसी सिलेंडर में खाली कर दें तो उस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, अगर उसकी बेस रेडियस 20 है तो। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम दोनों एक दूसरे के यहाँ पे सवाल में बराबर हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होता है, याद रखिएगा, पाई एच अपॉन 3, ये होती है हाइट, पाई एच अपॉन 3, ये आपका स्मॉल आर है, ये बड़ा आर है, पाई एच अपॉन 3 आर प्लस आर इंटू आर, ये होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोनों को बराबर कर दोगे अगर तो पाई इंटू 35 है हाइट, और 3 अंदर कितना आ जाएगा तुम्हारा 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 18 इंटू 12 कितना आएगा, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18 3 21। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 400, और एच आपको निकालना है सिलेंडर का, तो पाई से पाई काट दो पहले, पाई से पाई काट दो, और 5 से इसको भी काट दो, 5 अट्टे 40, 5 सत्ते 35,
यहाँ पे कितना आएगा 7 में गुणे में, नीचे में तो 8 आ जाएगा तुम्हारा 240, ऊपर में कितना आएगा 18 का स्क्वायर होता है 324, उसमें जोड़ दो 144 और उसमें जोड़ दो 216। तो आंसर यहाँ पे कितना आना चाहिए तुम्हारा, सबको जोड़ोगे 6 4 10 4 14, 4 2 6, 4 1 5, 5 1 6 2 8 और 3 1 4 2 6, कितना आ गया यहाँ पे 684 के बराबर आ गया। कितना आ गया 684 के बराबर तुम्हारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर इसको मैं 24 से काट दूं तो 24 से कटेगा क्या, 24 त्याई 72 होता है, 24 दूना 48, 204, 24 दूना 48 अगर काटेंगे तो 204 आता है। ठीक है, तो क्या ये कटेगा क्या, यहाँ पे कुछ गलती करा क्या हमने, 684, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 7 है ना, तो यहाँ पे इसको काट करके देखो, 684 क्या 24 से कटता है, एक बार काट के देखना, 24 से 24 दूना 48, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 और ये आएगा 2, ये आएगा 4, 8 चौक 32, 9 चौको 36, 7 चौक 28, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमने कुछ गलती करी है, कुछ गलती करी है। चलो यहाँ पे मत काटो, एक बार जरा ऐसे ही कर लो, है ना, यहाँ पे मत काटो कुछ भी। अगर नहीं कट रहा है फाइनली में फालतू में फंस जाओगे, यहाँ पे 35 कर दो, इसको 400 कर दो। अब जरा सॉल्व करो, अब जरा सॉल्व करो इसको, अब ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखो, है ना, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, सॉर्ट करने पे भी सॉल्यूशन कठिन हो जाता है। ये 35 हो जाएगा, नीचे 3 है और यहाँ पे 400। ठीक है, 4 से इसको काट दो, 4 एकन्नम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकन्नम 4, 3 पचे 15 और ये कट गया, 3 सत्ते 21 बार कटा 35 और यहाँ पे नीचे 100 बचा हुआ है। ठीक है, ये 0 0 भी हटाओ तो 35 और 57 करोगे तो आएगा 1995 और 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 19.95 के बराबर। कितना आ जाएगा हाइट, 19.95 के बराबर। तो देखो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, लेकिन आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, अ सम ऑफ मनी वॉज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 980 रुपए। एक कुछ राशि को उधार लिया गया और 980 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान कर दिया गया। 4% सॉरी, यहाँ पे 4% का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको बताना है कितना पैसा उधार लिया गया था। ठीक है, आपको बोरोड अमाउंट यहाँ पे बताना है सवाल में, तो बता लोगे क्या, बोरोड अमाउंट बताना है तो क्या बता लोगे, बता लोगे, बताओ बोरोड अमाउंट क्या तुम यहाँ पे बता लोगे। सिंपल सा है, देखो अगर 4% का इंटरेस्ट था तो 4% तुम्हारा कितना होता है, 4% कितना होता है 1/25, यानी कि अगर आपने आज कोई 25 रुपए लिया है तो कल को आपको 26 देना पड़ेगा, अगर मैं बात करूँ 1 साल की। और अगर आपने कुछ आज 625 लिया है तो कल को आपको 676 देना पड़ेगा, अगर मैं बात करूँ 2 साल की। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुम्हारी एनुअल इंस्टॉलमेंट बराबर है, तो 26 को भी तुम्हें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 676, तो 26 से दोनों में गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा 650 और ये कितना आ जाएगा 676 के बराबर। यहाँ पे देखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1200, कितना आ जाएगा 75 यहाँ पे, और 676 की तुम्हारी इंस्टॉलमेंट है। 676 का मान सवाल में 980 दिया है और 1275 निकालना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा 1275 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 980/676 गुणे 1275, यही तुम्हारा आएगा 980/676 गुणे 1275। ये भी कैलकुलेटिव सवाल था, अच्छा सवाल था। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि या तो चाहे आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लें, क्या है कि आपको नियरेस्ट टेंस पे वैल्यू बतानी है, नियरेस्ट टेंस पे, या आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओगे तो कैसे करोगे, 676 को मान लो 675 और 1275 यहाँ पे। ठीक है, तो इसको काट दो, ये तुम्हारा किससे कटेगा 25 से कटेगा क्या, 25 दूना 50, यहाँ पे 25 दूना 50, 175 और यहाँ पे 25 से ये कितने बार जाएगा फिर, नहीं नहीं 25 छक्का 150, है ना, 25 पंचे 125, ठीक है कट जाएगा, 25 पंचे 125 गया, 25 एकन्नम 25, 25 से ये 2 बार जाएगा और फिर कितना बचेगा 50, 175, तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, तो देखो ये यहाँ तक पहुँच गया 27/51 कहाँ तक पहुँच गया 27 तक। 3 से भी और कटेगा क्या, ये और कटेगा क्या, 3 से, 3 9 जा 27 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। अब देखो यहाँ पे 980 गुणे 17 और बटे 9, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो ये करीब 1851 के करीब आएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1850, नियरेस्ट टेंस के पास आंसर आना है। ठीक है,
तो आप 676 को 675 मान के सॉल्व कर लो, लेकिन थोड़ा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अप्रोक्सीमेशन में जब सवाल पूछ लेता है तो वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करके देखना ही पड़ेगा। और ऑप्शन भी क्लोज क्लोज हैं, तो आप ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन दूर दूर मान भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ऑपरेशन यहाँ पे अगर ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन मानोगे तो फिर आंसर गलत होने का भी चांस हो जाता है। अगला सवाल है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल with center O and C and D are 2 points on the circumference of the circle on either side of AB। ठीक है, सवाल सिंपल सा है, सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है। यहाँ पे क्या बोला है कि अ, जो तुम्हारा एक ए बी है, डायमीटर है सर्कल का, ए बी जो है एक सर्कल का डायमीटर दिया और सी एंड डी उसके दोनों तरफ पॉइंट है। ठीक है, चलो तो एक सर्कल बना लो, पहले पहले एक सर्कल बना लो। ये देखो एक सर्कल बन गया, मैं इसका डायमीटर बना देता हूँ ए और बी, बना दिया। सेंटर आपका क्या हो गया ओ, पॉइंट सी और पॉइंट डी इधर है, पॉइंट सी, और ये सवाल गलत था, हालांकि बाद में बच्चों को नंबर मिला इस सवाल का। सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द ए बी सच दैट सी ए बी, यानी कि ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना, ये एंगल आपको दिया हुआ है 42 डिग्री। ठीक है, एंड ए बी डी आपको कितना दिया हुआ है, ए बी और डी कितना दिया हुआ है, 57 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है 57 डिग्री। आपको बताना है सी ए डी और सी बी डी के बीच का डिफरेंस, लेकिन आपको यहाँ पे सी ए डी और सी बी डी के एंगल की वैल्यूज सवाल में दी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, जो पूछा था और जो ऑप्शन में दिया था दोनों अलग अलग थे। ठीक है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं है। आपको पता है अगर डायमीटर सरकमफेरेंस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, डायमीटर सरकमफेरेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 48 डिग्री और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा 33 डिग्री का हो जाएगा। तो अब यहाँ से सी बी डी एंगल कितना हो जाएगा, 5 3 8 7 3 7 3 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाना है, 7 3 10 और एक सेकंड एक सेकंड, 40, नहीं 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 नहीं, माफ करना, ये 42 है ना, सॉरी सॉरी, उल्टा मैं कर दिया। ये तुम्हारा 42 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 डिग्री, और ये 57 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 57 3 60 30 90, ये हो जाएगा 33 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 8 7 15 4 1 5 5 5 10, 105 डिग्री का। और सी ए डी एंगल कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 4 3 60 डिग्री का। तो ये दोनों का वैल्यू जो था वो ऑप्शन में दिया था, लेकिन जो सवाल पूछा था वो पूछा था कि डिफरेंस इन डिग्रीज बिटवीन सी ए डी एंड सी बी डी, तो जो इनके बीच का डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। तो कायदे सहित आपको ऑप्शन में 30 डिग्री मिलना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में दिया उनकी वैल्यूज था। अगला सवाल है, बोला है tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए आपका -63 जीरो के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और ए की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है। 2 sin ए प्लस 5 cos ए की वैल्यू पूछा है। अब अगर ध्यान दो तो यहाँ पे कोई भी ए की स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके अजीब हैं। और अगर ऑप्शन इस तरह के दिखें तो आप वहाँ पे 30 60 45 ये सब ट्राई करना ही मत, वो सब ट्राई करना ही मत, क्योंकि नहीं वहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। आप इसको एक्स स्क्वायर मान लो, इसको 2x मान लो 63, और यहाँ पे x के लिए सॉल्व करो। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 2x को 9x माइनस 7x माइनस 63। यहाँ से ये अगर रेशनलाइज करोगे तो आएगा तुम्हारा x प्लस 9 आएगा, और यहाँ पे -7, x -7 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से x की पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि a 90 और 0 के बीच में है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, तो केवल 7 ही पॉसिबल होगा, यानी tan a की वैल्यू आपकी 7 होगी। और अगर tan a आपका 7 है तो सब कुछ मिल जाएगा, ये 7 है तो ये 1 है, तो ये हो जाएगा √50। और 2 sin a बोला है, यानी कि 2 7/√50 बोला है, और 5 cos a बोला है, यानी 1/√50 बोला है, यही सवाल में बोला है। 2 sin a यानी 7/√50 और प्लस 5 cos a यानी 5 1/√50 यहाँ पे आ जाएगा। 7 दूनी 14 5 19/√50, यही आपका आंसर आ जाएगा, 19/√50 आपका ए ऑप्शन आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है, तो कोई वैल्यू नहीं पुट करनी है, सिंपली आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल है, द फॉलोइंग बार ग्राफ, द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the total number of youth and number of employed youth in 5 स्टेट। ठीक है, 5 राज्यों में आपको जो युवा हैं उनका यहाँ पे संख्या दी गई है। जो युवा यहाँ पे नियोजित हैं यानी एम्प्लॉयड हैं, उनके पास नौकरी है, और जो युवा अनएम्प्लॉयड हैं वो भी आपको दिया है। सॉरी, यूथ की संख्या दी है और एम्प्लॉयड यूथ की संख्या दी है। ठीक है, यूथ की संख्या दी है और एम्प्लॉयड यूथ की संख्या दी है।
आपको ये बताना है किस स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर में अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, ज्यादा बेरोजगार युवा कहाँ पे हैं। तो अगर आप देखो तो एम्प्लॉयड 10.5 है, 10.5 लाख एम्प्लॉयड है, 12 लाख वहां पे कुल यूथ है। कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, 1.5 लाख की। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे 1 लाख की है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे 1.5 लाख की है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी 2.5 लाख की है, और यहाँ पे कितने की है, 1 लाख की। यानी डी वाले स्टेट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, डी वाले स्टेट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बड़ा आसान सा सवाल था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे तुम्हारा 6.25 दिया था, और ए बी प्लस बी सी प्लस ये 0.52 दिया था। आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है, और सवाल में दिया है ए प्लस बी प्लस सी 0 से कम है। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ से आपको ये दिया है 6.25 के बराबर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.52 के बराबर, यानी कि 6.25 प्लस 1.04, ये आएगा 7.29 के बराबर। कितना आएगा 7.29 के बराबर, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना हो जाएगा 729, 27 का स्क्वायर रहता है 27 का, लेकिन पॉइंट यहाँ पे लगा है 2 डिजिट के बाद, यानी 2.7 आएगा। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि -2.7 ही आपका आंसर होगा। माइनस का 2.7 ही आपका आंसर हो जाएगा सवाल का। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच 156, 181, 331 आर डिवाइडेड, द रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस। ठीक है, बोला है कि कौन सा सबसे बड़ी संख्या है जो 156, 181, 331 को डिवाइड कर सकती है और हर बार 6 आपका रिमाइंडर आए। यानी अगर मैं 6 घटा दूं, अगर मैं इन संख्याओं से 6 घटा दूं तो ये संख्याएं क्या हैं, उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होनी चाहिए। यानी 150, 175 और 325, ऐसी संख्या इन चारों ऑप्शन में कौन सी है जो इसको डिवाइड कर सकती है। एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है 25। ठीक है, तो इनका जो HCF होगा, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF होगा, वही आपका आंसर होगा। लेकिन मैं अगर ऑप्शन से जाऊं, अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे खेलूं, तो ना 17, ना 13, ना 26, एक 150, 175 और 325 को डिवाइड करेगा। केवल 25 ही एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो इन्हें डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका 25 आंसर हो जाएगा। कोई यहाँ पे मेथड नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने दिमाग से सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगला सवाल, बोला है इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, एक निर्माण इकाई में जो रॉ मटेरियल की प्राइस है वो 100 से कितनी कर दी गई, 125। एंड द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट रॉ मटेरियल, यानी लेबर कॉस्ट पहले कितना था, कॉस्ट प्राइस का 30%, वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया, labor cost has gone from 30% of the cost of raw material to 38% of the cost of raw material। यानी कि पहले 30% था, अब कितना हो गया 38%। तो 125 का 38% कितना होगा, 1% होगा 1.25, और उसमें 38 का मल्टीप्लाई कर दो, 38 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा आंसर। सॉल्व करके देखो जरा इसको। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 38 आएगा, 38 का 1/4 और जोड़ दो, 38 का 1/4 और जोड़ दो तो 4 9 36, 4 पंचे 20, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 47.5 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 47.5। यानी कि पहले आपका टोटल था 130, अब आपका टोटल कितना खर्च हो रहा है, 7 5 12, 172.5 आपका खर्च हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस्ड टू कीप द कॉस्ट द सेम एज दैट बिफोर द इंक्रीज। ठीक है, आपको कितना कंजम्पशन, कितना खपत में कमी करनी पड़ेगी कच्चे माल की, ताकि लागत वृद्धि से पहले की लागत को समान रखा जा सके। ठीक है, बढ़ी हुई वृद्धि से जो पहले लागत थी आपका, सॉरी, कंजम्पशन कितना घटाया जाए कि लागत आपकी बराबर बनी रहे, कुल मिला के ये है। यानी कि 130 पहले लागत थी, अब 172.5 लागत है। थोड़ा सवाल अच्छा था, थोड़ा सवाल आपको परेशान कर रहा है, समझिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। बोला है कि एक निर्माण इकाई में यह नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत 25% बढ़ गई, यानी 100 से 25 हो गई, और जो लेबर चार्ज था पहले रॉ मटेरियल का 30% था, बाद में 38% हो गया। यानी 100 का 30% 30 था, 125 का 38% कितना होगा 47.5। तो कुल कितना लगा, अगर यहाँ पे आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट और लेबर चार्ज जोड़ दें तो पहले 130 लग रहा था, अब 172.5 लगने लगा।
तो ये बोला कि कंजम्पशन में कितना गिरावट करनी चाहिए, खपत में कितना गिरावट करना चाहिए ताकि आपका जो पैसा है वो बराबर लगता रहे, यानी 130 लग रहा था तो 130 ही लगता रहे, यानी 42.5 की गिरावट करनी होगी। 42.5 की गिरावट 172.5 में करनी होगी, यानी कितने परसेंट आएगा, इतने परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। 25 से ये कटेगा क्या, 25 छक्का 150, 150 तो यहाँ पे कितना बचा आपका 22, 25 नहीं है 225, 25 छक्का 150, 25 नहीं है 225। ठीक है, यहाँ से ये और कटेगा क्या, जी पॉइंट पॉइंट तो हटा दो, 25 से चौको बार ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 चौको 16, 1 17। ठीक है, तो 1700 बत्ते 69, सॉल्व करके देख लेना, आंसर आएगा 24.6%। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा बढ़िया सवाल था, समझने वाला सवाल था, लेकिन ना आप अगर दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, थोड़ी अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है और आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। अब 1700/69 तो यार सॉल्व कर ही लेना, 24 तक भी पहुंच जाओगे तो ऑप्शन देख करके 24 मार देना। ठीक है, अगर आपको पॉइंट के बाद नहीं भी जाओगे ना तो 24 तक तो पहुंच ही जाओगे, 69 से 1700 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 24.6। चलो अगला सवाल, 23वां सवाल, आखिरी सवाल है ये। दो सवाल मैंने डीआई के नहीं लिए क्योंकि यार उनकी इमेज बहुत ब्लर आ रही थी, तो मैं स्निप काट करके इमेज लगा रहा था तो आपको समझ नहीं आता सवाल। ठीक है, तो आप एक काम करना, उनको देख लेना, ठीक है, आंसर की में, और वो सवाल आसानी थे। ठीक है, आप करोगे तो डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन के दोनों सवाल थे, और आपको पता है डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर कुछ होता है तो कैलकुलेशन ही होता है, बाकी सवाल करना मुश्किल नहीं होता। तो मैंने मुश्किल वाले सारे सवाल यहाँ पे करा दिए हैं। ठीक है, सवाल में बोला है कि दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, ये दो सर्कल हैं एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो कहाँ पे टच कर रहे हैं, टी पे। फिर आर एस एक आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, क्या है, आर एस आपकी एक क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, वृत्तों पर स्पर्श रेखा करने वाली है। ठीक है, और ये सर्कल को कहाँ पे टच कर रही है, पी और क्यू पे टच कर रही है। फिर सवाल में दिया है कि टी पी क्यू आपका जो है, टी पी और क्यू एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका पी था, ध्यान रखिएगा, टी पी और क्यू, यहाँ पे आपका टी पी क्यू ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री, कितना दिया है, 42 डिग्री। ठीक है, आपसे ये वाला एंगल पूछा है, कौन सा, पी क्यू टी, ये वाला एंगल आपका पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 48 डिग्री डायरेक्ट। याद रखो हमेशा हमेशा ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। जब भी ऐसा हो कि कोई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो और वो जिस पॉइंट पे वो दोनों सर्कल को टच करे और जहां पे वो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो, वहां पे बनने वाला एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का। तो एंगल यहाँ पे पी क्यू टी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, आंसर आ जाएगा 48 डिग्री। तो बड़ा आसान सा सवाल था, आप लोग कर लेंगे उम्मीद करता हूँ। चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करो सब लोग। ऑली बोर्ड का एसबीआई पीओ फाउंडेशन बैच लॉन्च है, ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन करो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फाउंडेशन बैच है, वो बच्चों के लिए स्पेशली जो नए नया अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगाओ। बैंकिंग सुपर एलीट में ये प्लान इंक्लूडेड है, आप यहाँ पे 45% का डिस्काउंट ले सकते हैं अगर कोड इस्तेमाल करते हैं सौरभ तो। ठीक है, सुपर एलीट बैंकिंग का ऐसा प्लान है जहाँ पे सारी क्लासेस का पीडीएफ मिल जाता है, सारे बैंक के क्लासेस का कोर्स एक्सेस मिल जाता है, सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाते हैं बैंक के, और बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही कम दाम में, और बहुत सारी चीज़ें आपको ऑली बोर्ड दे रहा है। तो आप सौरभ कोड का इस्तेमाल करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से लीजिए। और इसी तरह से एसबीआई क्लर्क प्री और मेंस का फिट बैच ऑली बोर्ड का लॉन्च है, इसमें भी अगर आप सौरभ कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये डिस्काउंट आपका 45% का हो जाएगा, और ये क्लर्क वाले स्टूडेंट के लिए है, आप यहाँ पे सौरभ कोड इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इस बैच को सेपरेट बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सुपर एलीट नहीं लेना है तो आप इस बैच को सेपरेट भी बाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको सेपरेट आप खरीदा जा सकता है। ठीक है, इस बैच को याद रखिएगा। तो इसे आप ऑली बोर्ड का वेबसाइट या प्ले स्टोर से ऑली बोर्ड ऐप डाउनलोड करके जरूर ज्वाइन करिए फिट बैच, वो सभी बैंकिंग एस्पिरेंट जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए तो टेक केयर, बाय बाय, यहीं पे खत्म होती है क्लास। साइंस बाई सौरभ सर ये टेलीग्राम ग्रुप है जो कि मैथ और साइंस दोनों के लिए कंबाइंड टेलीग्राम ग्रुप है, साइंस बाई सौरभ सर। ठीक है, जो यहाँ पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी, जो ग्रुप का नाम होगा वो मैथ्स एंड साइंस बाई सौरभ सर के नाम से होगा, कंफ्यूज मत कर देना, उसी में आपको
इन सारी क्लासेस की, ये जो अपन शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं, सबका सॉल्यूशन और सॉल्यूशन पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।